हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टॉपर्स में। यूपी डब्ल्यू एस सी पेट के लिए 100 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आज ये 5वां दिन है। इसमें भी 3 दिन से जो है प्रैक्टिस सेट आपके नहीं हो पा रहे थे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, पर आज से फिर से शुरू कर रहे हैं। जिसमें इस सेट में क्या है कि आपको भारतीय इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, स्वतंत्रता आंदोलन, अर्थशास्त्र, सामान्य जागरूकता, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और भारतीय संविधान से संबंधित आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप पे जो नोटिफिकेशन है और फॉर्म रेट है वो आपको अगस्त के मिड में देखने को मिल जाएगी। तो जो भी साथी हमारे इसके फॉर्म के लिए इंतजार कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंतजार ना करें, अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि ये कंफर्म है कि आपके जो नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त मिड तक देखने को बिल्कुल ही मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आज के। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी? आंग्ल मैसूर युद्ध, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सर सैयद अहमद खान, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी? तो दादा भाई नौरोजी जो थे, ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, जिसमें सही कालानुक्रम जो है घटनाओं का इसमें जो है देखना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि नील विद्रोह जो है कब हुआ था। ये होता 1859 में। संताल विद्रोह जो है ये हुआ था 1855। दक्कन दंगा 1875। सिपाहियों का विद्रोह या सैनिक विद्रोह जिसे बोलते हैं वो हुआ था 1857। इसमें देखना है कि सही कालानुक्रमित मतलब कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई। तो इसमें जो देख लो, सबसे पहले जो है सन के हिसाब से देख लो, तो सबसे पहले जो घटना हुई है वो हुई है संथाल विद्रोह। ठीक, 2 नंबर सबसे पहले आएगा। संथाल विद्रोह के बाद कौन सी घटना हुई है? सिपाहियों का विद्रोह। ठीक है, 4 नंबर ये। फिर सिपाही विद्रोह के बाद 1857 का कौन सा है? 1859 नील विद्रोह। ठीक, तो हो गया 1 नंबर। उसके बाद फिर क्या बचा? दक्कन दंगा, तो हो गया 3 नंबर। 2, 4, 1 और 3, ये हो गया सही घटनाक्रम का। तो ऑप्शन में कौन सा देखेंगे इसमें? 2, 4, 1 और 3, ये ऑप्शन डी जो है। ठीक, ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? मेरठ, बगदल, बैरकपुर या बहरामपुर? मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किया था बैरकपुर से। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1885, 1889, 1893, 1897? तो बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? कराची सत्र 1931 में, लखनऊ सत्र 1936 में, फैजपुर सत्र 1937 में या बॉम्बे सत्र 1934 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कराची सत्र 1931 का था, ऑप्शन ए, ठीक है, कराची सत्र जो 1931 का था, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को जो है अपनाया था। इस जो सत्र, इसका जो अधिवेशन था, कराची वाला अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? जेम्स आउट्रम, विलियम अगस्टिन, जॉन एडम्स, विलियम बेंटिक? तो 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो है पेश किया था जॉन एडम्स ने। 1823 में क्या है कि लाइसेंसिंग विनियम अधिनियम जो है जॉन एडम ने पेश किया था।
और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अनिवार्य लाइसेंसिंग शुरू करके भारतीय समाचार पत्रों को दबा देना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि चार्ल्स मेटकॉफ जो थे, एक क्वेश्चन आपको कराया था, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कराया था कि समाचार पत्रों पर जो बैन लगा था वो किसने हटवाया था, वो हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। और यही बैन जो था लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट, यही बैन, इसके द्वारा जो है समाचार पत्रों पर एक तरीके से बैन लगा दिया गया था। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था कि 1835 में इस अधिनियम को क्या है जो निरस्त कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद ही इनको द लिबरेटर ऑफ प्रेस की जो है उपाधि प्राप्त हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ को जो जब इन्होंने बैन हटाया समाचार पत्रों पर, ठीक है, जो ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था इसको जब इन्होंने ख़त्म किया तो इसके बाद ही चार्ल्स मेटकॉफ को 1835 में ही द लिबरेटर ऑफ प्रेस की उपाधि जो है मिली थी। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया? रविंद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, सचिंद्र सान्याल, अरविंद घोष। तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया वो किया मधुसूदन दत्त ने। नील दर्पण अच्छा था क्या? नील दर्पण जो है एक बंगाली भाषा का नाटक था, या नाटक था नहीं है, नील दर्पण जो है वो बंगाली भाषा का नाटक है और जिसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने। ठीक, नील दर्पण जो है ये बंगाली भाषा का नाटक था जिसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया मधुसूदन दत्त ने। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार जगत सिंह, के.एम. पडिक्कर या एस. सदानंद। तो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक जो थे वो थे के.एम. पडिक्कर। पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित हैं? पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जैमिनी। तो पुस्तकें जो थी राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जो लिखी गई हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके जन्म दिवस को ही जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स, कर्नल स्लीमैन। तो इसमें जो थे कर्नल स्लीमैन, ठीक है, इनके नेतृत्व में जो है ठगी प्रथा का जो है दमन हुआ था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन, बेंटिक, कर्जन, मेयो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, अधिकतर आपको प्रैक्टिस सेट में और जहाँ तक कि एग्जाम में भी मिल जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है रिपन को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, एम.जी. रानाडे या सी.आर. दास। तो इनमें से जो है गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने है कि 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय जो है बताया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड विलिंगटन। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें से आपको तो बहुत ही आसानी से समझ जाना चाहिए कि किसने कहा होगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने।
दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? दिगंबर मिश्र पलुस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, मल्लिकार्जुन मंसूर, कृष्णराव शंकर पंडित। तो दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम जो गीत है यह गाया था दिगंबर मिश्र पलुस्कर ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए का जो है सही हो जाएगा। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, दादा भाई नौरोजी। तो गांधी जी जब गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया था जेल में, तो उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था अरुणा आसफ अली ने। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन और माप की शुरुआत की थी? टीपू सुल्तान ने, मुर्शिद कुली खान ने, रघुनाथ राव ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? इनमें से जो टीपू सुल्तान थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि अपने शासनकाल के दौरान जो है एक नया कैलेंडर जारी किया, एक नई प्रकार की नया प्रणाली का सिक्का जारी किया, नया पैमाना या वजन जारी किया और नए माप की शुरुआत करी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, गोलमेज सम्मेलन के दौरान, दांडी मार्च के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? निम्नलिखित में से गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन के दौरान। क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? 20 जून 1948, 30 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947 या 30 जून 1948? तो क्लीमेंट एटली के घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति जो होनी थी वो होनी थी 30 जून 1948 तक। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946, अप्रैल 1946, मार्च 1942 या अप्रैल 1942 में? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आया था मार्च 1946 में। इस मिशन में सदस्य कितने थे? तो थे 32 सदस्य। इसका नेतृत्व जो किया था इस मिशन का वो किया था पैंथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन में 32 सदस्य थे और इसका नेतृत्व किया था पैथिक लॉरेंस ने। और इसमें क्या कि 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। वे बोस्टोफिडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे। इनमें से सभी। तो इनमें से क्या है कि सभी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो है ऑप्शन तीनों जो हैं इसके जो हैं सही हैं। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? गुप्त काल, वैदिक काल, शुंग काल या एक से अधिक? तो रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से शुंग काल के दौरान जो है संकलित किए गए थे। मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। नीलागिरी बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी कथन जो है सही नहीं है। दोनों कलाओं का जो विकास हुआ था वो कनिष्क काल में नहीं हुआ था, वो हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, नीलागिरी बलुआ पत्थर मथुरा कला की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, ये थी गांधार कला की विशेषता। ठीक, और गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है,
तो ऐसा नहीं है, गांधार कला में सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रभाव मिलता है, जैन धर्म का नहीं मिलता है। जबकि मथुरा कला में बौद्ध धर्म का भी मिलता है, जैन धर्म का भी मिलता है और हिंदू धर्म का भी मिलता है। ठीक, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कीर्तिवर्मन, राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है, ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है वो है पुलकेशिन द्वितीय से। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? वैशेषिक, न्याय, चारवाक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से जो चारवाक जो विचारधारा है इसको लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो इसमें क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने, जो दिल्ली सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाणभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है ज्योतिष, चिकित्सा, कानून या अर्थशास्त्र? तो वाणभट्ट का संबंध जो है चिकित्सा से है, तो इनके जो लिखित अष्टांग संग्रह है इसका भी संबंध जो है चिकित्सा से ही होगा। ठीक है, चरक और सुश्रुत के बाद जो है वाणभट्ट को ही महान चिकित्सक माना जाता है। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता। और सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। वैसे ही बाणभट्ट जो है इन्होंने लिखी थी अष्टांग संग्रह। ठीक है, ये तीनों ही पुस्तक जो हैं, तीनों ही लोग जो हैं वो चिकित्सा से ही संबंधित हैं। चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से शेख नसरुद्दीन महमूद जो थे, इन सूफी संत को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर, इल्तुतमिश, जहांगीर, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। और सबसे पहले इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? तो करी थी मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम काल में या फिर सबसे पहले या फिर नॉर्मली पूछता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, तो वहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो आपको जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मोहम्मद गौरी। पर अगर पूछता है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, सब्जियों का या कीटों का? तो पोमोलॉजी में फलों का जो है अध्ययन किया जाता है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से, आयातित सामग्री से? तो इको मार्क का जो संबंध है वो संबंध है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा या बायोगैस? तो इसमें सबसे जो भिन्न आपको क्या दिख रहा है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पेट्रोलियम जो है अनवीनीकृत ऊर्जा का जो है स्रोत है। इसमें देखना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है नीरज चोपड़ा भाला फेंक, सही सुमेलित है। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी, ये भी सही सुमेलित है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, ये भी सही सुमेलित है। मित्राफ गुहा हॉकी, तो मित्राफ गुहा हॉकी ना होके शतरंज हैं। ठीक है, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल या बायोटिन? तो सामान्य दृष्टि के लिए
जो निम्न में से विटामिन जो आवश्यक है वो है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल को जो है विटामिन ए भी कहा जाता है। ठीक, रेटिनॉल को विटामिन ए भी कहा जाता है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है बाल स्वास्थ्य से, दिव्यांग व्यक्तियों से, महिला सशक्तिकरण से, वंचित लोगों से। तो सुगम्य भारत जो है संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 1945, अप्रैल 1946, अक्टूबर 1945 या अक्टूबर 1946। तो यूनेस्को की स्थापना की गई थी नवंबर 1945 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये भी देख लो, 4 नवंबर 1945 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो है पेरिस, फ्रांस में। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। सबसे पहले तो ये दोनों ऑप्शन आपके हट जाएंगे, दक्षता वाली कोई बात ही नहीं होती है इसमें। पढ़ाने की उत्सुकता, हाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, पर धैर्य और दृढ़ता जो है सही सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा क्या है कि स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन जो है किया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर या आईआईटी रुड़की? तो सुपर कंप्यूटर जो परम शक्ति है इसको स्थापित किया गया है आईआईटी खड़गपुर में। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन एक शुभारंभ किया? मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश या मालदीव? भारतीय सेना ने मिस्र देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन एक का शुभारंभ किया है। ठीक है, और यह जो किया गया है यह किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। और ये जो अभ्यास है सैन्य अभ्यास दोनों देशों सेनाओं के बीच में अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि पहला संयुक्त अभ्यास जो कौन सा है वो है भारत और मिस्र का। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या जर्मनी में? तो फितूर जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर, ठीक है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया और ये शुरू किया गया स्पेन में। फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है 36वां। ऑप्शन बी इसका सही होगा। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेस्सी को दिया गया, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया है। ठीक है, इसमें तो कथन असत्य हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि अर्जेंटीना ने यह खिताब जो है दूसरी बार नहीं जीता है बल्कि ये तीसरी बार जीता है। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल या बिहार? तो इसमें से जो तमिलनाडु राज्य है यह स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है बन गया है। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? तो इसमें ब्रायोफाइटा जो वर्ग के जो पौधे हैं इनको जो है उभयचर कहा जाता है।
सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोशिका या उपरोक्त सभी? तो सभी जीवों की क्या है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, वो है कोशिका। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे सभी जीवों की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पूछता, एक इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था वक्र, ठीक है, वक्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपको कराया था, तो वो क्या थी? नेफ्रॉन, ठीक है। वक्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। और सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वो है कोशिका, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वो है न्यूरॉन। तो अभी आप ये भी ध्यान रखना, वक्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, और सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। अस्थि है एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो अस्थि क्या है? एक संयोजी ऊतक है। पित्त का निर्माण होता है हृदय में, यकृत में, अमाशय में या अग्नाशय में? तो पित्त का निर्माण जो होता है वो होता है यकृत में, ठीक है। जो यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पर यहाँ अगर पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदी अंग कौन सा है, तो वह त्वचा हो जाएगी। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो संवेदी अंग है वो त्वचा है। और ऐसे पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यकृत होगा, ठीक। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? पेरिकार्डियम, प्लूरा, मेनिंजस या कोई भी नहीं? तो मनुष्य का हृदय जो है वो घिरी रहती है पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा, ठीक। प्लूरा जो है इसमें से वृक्क की झिल्ली है, ठीक है। प्लूरा जो है वृक्क की झिल्ली है आसपास की, और मेनिंजस जो है मस्तिष्क की है, ठीक है। पेरिकार्डियम हृदय की झिल्ली, प्लूरा जो है वक्र की झिल्ली है, और मेनिंजस जो है मस्तिष्क की झिल्ली है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, पीपल, चीड़ या कनेर? तो रेजिन जो है चीड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। निम्न से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं? तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले समझ लो कि समजात अंग क्या होता है और असमजात अंग क्या होता है, ठीक। तो समजात अंग वे अंग होते हैं कि जिनकी बनावट और संरचना एक जैसी होती है, ठीक है, पर उनके जो कार्य हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य के पैर, मेढक के पैर, ठीक है, क्या है कि बनावट और संरचना इनकी एक जैसी है, पर कार्य क्या है? अलग दोनों के हैं। मनुष्य के पैर चलते हैं, नॉर्मल चलते हैं, और मेढक क्या है? उछलते हैं। वैसे ही जिन जीवों में जो अंग हैं, ठीक है, जिन जीवों में अंग है, उनमें से जो अलग अलग जीवों में अंग जो हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, मतलब उनकी संरचना और बनावट जो है अलग होती हैं, पर उनके कार्य जो है एक जैसे रहते हैं, ठीक से। समझात अंग में क्या है कि संरचना जो है एक जैसे रहती है पर कार्य अलग होते हैं। तो वैसे ही असमझात अंग में क्या है कि संरचना अलग होती है पर कार्य एक होते हैं। जैसे पक्षी जो हैं इनके पंख हो गए, चमगादड़ के पंख हो गए, तितली के पंख हो गए, ठीक। इनकी जो संरचना है वो अलग है पर कार्य उनका उड़ना एक ही है, ठीक। तो पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख हैं वो किस अंग के उदाहरण में आएंगे? तो असंजात अंग के उदाहरण में ये आएंगे। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? त्वरण, चाल, विस्थापन तथा वेग? तो निम्न में से जो भौतिक राशि है विस्थापन, ठीक है, इसमें जो नहीं विस्थापन ही त्वरण, ठीक है। इसमें जो भौतिक राशि त्वरण जो है इसमें है क्या है कि समय का जो है 2 बार उपयोग होता है, ठीक है। त्वरण का सीजीएस जो मात्रक है वो क्या है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
ठीक, देखा होगा सिक्योर की बात है, मतलब कि सेकंड यहाँ का समय का यहाँ पे 2 बार उपयोग जो है हो रहा है। बस के अचानक रुकने में बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, क्रियात्मक बल या प्रक्रियात्मक बल। तो बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है एसी इसको बोलते हैं, दिष्ट धारा इसको बोलते हैं डीसी। ठीक, में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेक्टिफायर। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी, गतिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा जो है दोगुनी हो जाएगी, या उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ठीक, तो जब कोई गतिमान वस्तु है उसके वेग को जब 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है उसकी गतिज ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो उसका जो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे कहलाती हैं प्रदीप्त लुमिनोस, अप्रदीप्त नॉन लुमिनोस, पारदर्शी या अपारदर्शी। तो आपने जो लुमिनोस नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रदीप्त, या फिर वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ठीक, तो उसका ऑप्शन जो है ए जो है सही रहेगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है -5D, धनात्मक, ऋणात्मक या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो इसमें नहीं हो सकते हैं, -5D भी इसमें नहीं रहेगा क्योंकि इसमें धनात्मक ऋणात्मक अलग से दिया ही हुआ है। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या फिर बचा है? धनात्मक या ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है या किस लेंस का उपयोग होता है? बाइफोकल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष जब होती है तो उसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का कार्य है विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापना, विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना, प्रतिरोध को मापना, उपयुक्त सभी। तो वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का जो है विभवांतर को मापना। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित विद्युत पर। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही होगा। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या जमना। तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतराण्विक स्थान, बंधन, अंतराण्विक बल या नाभिकीय बल। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है बल की। ठीक है, तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल जो कहलाता है वो कहलाता है अंतराण्विक बल। ठीक, तो ऑप्शन सी जो इसका सही हो जाएगा 67 का। 2 असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव्य पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? पृथक्करण विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभावी स्त्रवण द्वारा या स्त्रवण द्वारा। तो 2 असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव्य पदार्थ को पृथक्करण की विधि द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, कोयले का जलना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भौतिक परिवर्तन वो कहलाते हैं जो कि दोबारा उनको प्राप्त किया जा सके। जैसे मोमबत्ती का जलना क्या हो गया?
जल गई दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोयला जलना, जल गया दोबारा नहीं मिल सकती वो। लोहे पर जंग लगना, दोबारा वो वैसे नहीं होगा। पर जल का जमना क्या है कि ये बर्फ़ बन जाएगा और बर्फ़ से फिर से इसको पानी में बदला जा सकता है। ठीक, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी है? 2, 0, 4 या 3? तो NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? सबसे पहले देख लो, जैसे कि ये हो गया परमाणु का नाभिक, इसके जो आसपास जो कक्षाएं होती हैं वो होती हैं 7 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पास जो कक्षा होती है वो होती है के, फिर उसके बाद L, M, N, O, P, Q। ठीक, KLMNOPQ, ये 7 कक्षाएं जो होती हैं इसी सीक्वेंस में होती हैं। ठीक है, नाभिक ये हो गया, तो ये उसकी 7 कक्षाएं हो गई। ठीक, तो नाभिक के पास सबसे पहली कक्षा कौन सी हो जाएगी? के हो जाएगी। तो ऑप्शन इसमें के कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक, तो बाकी आप लोग भी ध्यान रखना, इस तरीके से पूरा है, बहुत ही आसान है। बस आपको नंबर से याद, आपके जो हैं वर्ड याद करने हैं बस, और बहुत ही आसान इसका हो जाएगा। क्योंकि बाई चांस अगर दूसरी या तीसरी कक्षा पूछ लेता है, आपको नहीं पता होगा, पर ऐसे आप याद रखेंगे तो कोई भी कक्षा पूछेगा आप उसको सही कर ले जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? रंगाई करके, जस्ता की परत चढ़ाकर, ग्रीस का लेप करके, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से क्या है कि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है जस्ता की परत को चढ़ाकर। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो C20H42 जो है, ये हाइड्रोकार्बन जो है कमरे के ताप पर ठोस होता है। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो इसमें जो है संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, अगर बाकी सब नहीं याद रख सको तो बस एक चीज़ याद रखना, परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में से नीचे किसी भी न्यायालय में, या किसी भी फौजदारी अदालत में? तो कोई भी न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय का अगर सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो राज्य की वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है इसका उपयोग किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा या रक्षा? तो इसमें से जो है ऑप्शन ए, ठीक है, कृषि। ठीक है, तो कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, रक्षा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, कृषि क्या है? राज्य सूची के अंतर्गत, रक्षा संघ सूची के अंतर्गत, और दंड विधि और शिक्षा ये दोनों क्या हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कृषि राज्य सूची के अंतर्गत, रक्षा संघ सूची के अंतर्गत, शिक्षा और दंड विधि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? 1980 में, 1989 में, 1990 में या 1992 में? तो अल्पसंख्यकों के लिए जो है
1992 में, ठीक, अल्पसंख्यकों के लिए 1992 में राष्ट्रीय आयोग जो है बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है 2 साल का। राज्य के अधीन क्या है? केवल ब्रह्मा संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता, न बाह्य न आंतरिक संप्रभुता। तो राज्य के अधीन क्या है? आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता। यहाँ पर शायद मैंने गलत बोला था, ब्रह्मा नहीं है, यहाँ पर बाह्य होगा, ठीक। केवल बाह्य संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता। तो इसमें राज्य के अधीन क्या होगा? आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियमित करना जिससे कष्ट पहुंचे, वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो भारतीय संविधान में मताधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 1/5, 1/7, 1/3 या 1/4? तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं वो होती हैं 1/3। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? मोंटेस्क्यू, एंजल्स, सॉल्फिस्क या अरस्तू? तो ये कहा था अरस्तू ने। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा या प्रायोज्य निजी आय द्वारा। तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है उस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ठीक। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, नेहरू महाल नोबिस मॉडल, आगत निर्गत मॉडल? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी यह जो जिस मॉडल पर आधारित थी उसका नाम क्या था? हेरोड डोमर मॉडल। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड क्या था? 1951 से 1956। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो महाविस्फोट मतलब बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत संबंधित किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? नाभिकीय संयंत्र, तापीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र? तो शक्ति और खाद दोनों क्या दे सकता है? बायोगैस संयंत्र। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? तो सबसे पहले जो यह व्याख्या करी थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यह बोला था आर्यभट्ट ने। जब ये बताया था आर्यभट्ट ने। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि जो ध्वनि है, ठीक है, जब बोलते हैं वो क्या वो है, वो ध्वनि होती है वो, ठीक है। जो बोलते हैं वो ध्वनि के माध्यम से बोलते हैं, तो ध्वनि से बोलते हैं, ठीक है। तो ध्वनि को जो है प्रवाह होने के लिए क्या है कि एक माध्यम की जरूरत होती है, ठीक। और
बाहर क्या, पृथ्वी के बाहर क्या है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए और चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है, तो जो वहाँ पे कोई माध्यम नहीं मिलता है ध्वनि को प्रवाहित होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति कान में भी जाके बोलेगा तब भी दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा, ठीक। तो सबसे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक। जिसके कारण इसको कोई माध्यम नहीं मिलता ध्वनि को, जिसके कारण एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, मानक समय या दिवस। तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास और दिवस ये क्या है, प्राकृतिक इकाई हैं। और मानक समय क्या है, ये मैन मेड है, ठीक है, मतलब मनुष्य द्वारा एक मानक समय जो है बनाया गया अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ जिला। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पर कई स्रोतों में क्या है कि भारत का सबसे बड़ा जिला जो है लद्दाख को बताया गया है, ठीक है। तो अगर कच्छ नहीं मिलता है आपको ऑप्शन में, लद्दाख रहता है, तो लद्दाख को टिक कर देना। अगर लद्दाख और कच्छ दोनों हैं तो कच्छ को ही टिक करना, ठीक है। और अगर कच्छ है लद्दाख नहीं है तब भी कच्छ को ही आपको टिक करना है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि कच्छ और लद्दाख में आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो देनी है कच्छ को, पर अगर कच्छ नहीं है तो आप लद्दाख को टिक कर देना वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू, वुलर, नल सरोवर या सांभर। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की कौन सी है? वो वुलर झील है। वुलर झील जो है कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु तो एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु तो एक नई जनसंख्या नीति जो है की शुरुआत करी है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर या महानदी। तो जो अपने प्रदूषकों के कारण जो है नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है, वो कहलाती है दामोदर नदी। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, पूना में, लखनऊ में या नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है स्थित है, ये स्थित है नागपुर में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सवाना बायोम में, मानसूनी वन बायोम में, कोणधारी वन बायोम में या सदाबहार वर्षा वन बायोम में। तो इसमें जो सदाबहार वर्षा वन बायोम है इसमें जो है सबसे कम तापांतर जो है पाया जाता है, मतलब यहाँ सबसे कम ताप जो है रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि जो सदाबहार वर्षा वन है ये जो अधिकतर जो है मेनली जो हैं वो हैं विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा पर जो है वर्षा अच्छी मात्रा में होती है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो वर्षा वन है, सदाबहार वर्षा वन है, इनमें जो है ताप में अंतर जो है काफ़ी कम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या यूरोपीय संघ। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक कौन है? वो है चीन देश है। तो ये सेट जो है यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कर देना, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके चैनल को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही में कमेंट सेक्शन में, कमेंट के पिन सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे पेट के लिए क्या है अलग से जो डेटा देते रहते हैं पढ़ने के लिए, जो इंपॉर्टेंट है स्पेशली पेट के लिए। तो अगर आप चाहें तो भी आप
ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा वहाँ से भी। बाकी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। बाकी आपको बता ही दिया था कि जो फॉर्म है वो आपको अगस्त के मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी साथी इंतजार कर रहे हैं वो इंतज़ार मत करें, मतलब इंतज़ार तो करेंगे ही, पर साथ में अपनी तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। अगर शुरू नहीं करी तो शुरू कर दो, ऐसा नहीं है कि मतलब जब फॉर्म आए उसके बाद तैयारी शुरू करो, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल जो है पीटी का, वो हर बार जितना एग्ज़ाम होता है तो उतना अच्छा कर रहा है अपना, ठीक है। जो पेट का लेवल है वो उतना अच्छा होता जा रहा है, ठीक। तो तैयारी अपनी करते रहिए। बाकी कोई समस्या है, कोई बात है, आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, आपकी समस्या का निवारण जो है बिल्कुल किया जाएगा। बाकी जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।